हेलो दोस्तों, आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे ए डिफरेंस ऑफ वैल्यू एंड इंडेक्स का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को यदि आप समझना चाहते हैं तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास एक अनसॉर्टेड एरे n साइज का गिवन होगा और हमें इस एरे में दो ऐसे एलिमेंट सिलेक्ट करना है जो कि एक का इंडेक्स दूसरे से ऑलवेज लेस देन या फिर इक्वल टू, और उसके अकॉर्डिंग हमें इस इक्वेशन का वैल्यू फाइंड करना है और इसे ही हमें मैक्सिमाइज करना है और जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा उसे ही एज ए आंसर हमें इस प्रॉब्लम के लिए रिटर्न करना है। जैसे इस बातों को एग्जांपल फर्स्ट से देखें तो यहाँ पर n इक्वल टू 3 है, मतलब एरे में 3 एलिमेंट होंगे जो कि कुछ इस तरीके से हैं। अब यदि आप यहाँ पर इस फर्स्ट इंडेक्स और सेकेंड इंडेक्स के एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे तो आपका इक्वेशन का वैल्यू तरीके से फाइंड किया जाएगा जो कि 5 आएगा और ये सबसे मैक्सिमम है, इसीलिए यहाँ पर 5 आउटपुट किया गया है। सिमिलर वेज में एग्जांपल 2 को देखें तो यहाँ पर एरे का एलिमेंट कुछ इस तरीके से गिवन है और इसमें यदि आप इस फर्स्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट और सेकेंड इंडेक्स वाले एलिमेंट को सिलेक्ट करें और इक्वेशन का वैल्यू फाइंड करें तो 8 आएगा जो कि मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर इसीलिए 8 को आउटपुट किया गया है। इस प्रॉब्लम में आगे प्रोसीड करने से पहले हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम में यदि आपको कोई इक्वेशन गिवन है और उसके बेस्ड पर आपका प्रॉब्लम है तो आप उस इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने की कोशिश करें। जैसे इस प्रॉब्लम में हमारे पास एब्सोल्यूट फंक्शन का यूज है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एब्सोल्यूट फंक्शन का प्रॉपर्टी क्या होता है। जैसे यदि इस इक्वेशन को हम रिड्यूस करना चाहें सिंपलेस्ट फॉर्म में तो इसे हम दो केस के अकॉर्डिंग रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले यदि a ग्रेटर देन b होता है उस केस में इस इक्वेशन को हम a माइनस बी लिख सकते हैं। सिमिलरली यदि a लेस देन इक्वल टू b होगा उस केस में ये इक्वेशन हमारा b माइनस a कहलाएगा। अब हम इसी बातों का यूज करेंगे अपने इस इक्वेशन में जो गिवन है। इसमें एक कंडीशन ये भी है कि i हमारा ऑलवेज लेस देन इक्वल टू j होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन का पार्ट जो है इसको हम सिंपली j माइनस आई भी रख सकते हैं जो कि केस 2 के अकॉर्डिंग हम ब्रेक किए हैं और इसे हम जैसा था वैसा ही रख दिया है। तो हमारा इक्वेशन अब ये होगा। अब हमारा ये इक्वेशन दो डायरेक्शन में मूव कर सकता है। पहला, यदि हमारा ए आई लेस देन ए जे होता है उस केस में हमारा वैल्यू केस 2 का आएगा जो कि ए ऑफ जे माइनस ए ऑफ आई प्लस जे माइनस आई होगा। और इसे हम और आगे प्रोसीड करें तो आप देख सकते हैं ए ऑफ जे प्लस जे और ए ऑफ आई प्लस आई का डिफरेंस ही वैल्यू होगा, या फिर इस इक्वेशन का वैल्यू ये भी हो सकता है जो कि ए ऑफ आई ग्रेटर देन ए ऑफ जे जिस टाइम होगा उस टाइम ये वैल्यू होगा और इसका वैल्यू आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आया है। अब हमारा जो गिवन इक्वेशन था वो दो पार्ट में ब्रेक हो गया है जो कि आप देख सकते हैं और इसे ही अब हमें मैक्सिमाइज करना है और जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वही हमारा इस प्रॉब्लम का आंसर होगा। और इसको मैक्सिमाइज करने के लिए जैसे यदि हमारा एरे का इंडेक्सिंग कुछ इस तरीके से है तो हर एक इंडेक्स के लिए हम मैक्सिमम जो वैल्यू हो सकता है इस इक्वेशन का वो फाइंड कर ले, एक इंडेक्स को फिक्स करते हुए और उन सभी का मैक्सिमम कंसीडर करते जाएं तो वही हमारा आंसर होगा। जैसे यदि हम सेकेंड इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इस इक्वेशन का वैल्यू और इस इक्वेशन का वैल्यू फाइंड करना होगा और इसे हम jth इंडेक्स मान लेते हैं। तो ith इंडेक्स इसे हम कंसीडर करें जिससे हमारा इस इंडेक्स को इंक्लूड करते हुए मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है और वो हमारा यदि इक्वेशन फर्स्ट होता है तो उस केस में ये वैल्यू जो है इसे मैक्सिमाइज होना होगा, मतलब हमें ith इंडेक्स इससे पहले सिलेक्ट करना है और हमें
ए ऑफ आई माइनस आई वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है। तो जिस टाइम हम इटरेट करेंगे उसी टाइम इसे मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे और मैक्सिमम जो वैल्यू होगा उसे कंसीडर करेंगे। और यदि केस 2 के वैल्यू को यदि हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ith इंडेक्स का वैल्यू जो है ये वाला पार्ट इसे मिनिमाइज करना होगा, जिससे हमारा ओवरऑल वैल्यू ये मैक्सिमम होगा। और ये भी हम सिमिलर वेज में ये जो इंडेक्स है इससे पहले मिनिमम वैल्यू जो होगा ए ऑफ आई प्लस आई का उसे कंसीडर करेंगे। तो ऐसा ही एल्गोरिदम हम अप्लाई करेंगे अपने कोड में। तो चलते हैं, अब हम कोड देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जावा कोड देखेंगे। यहाँ हमें मैक्स डिस्टेंस फंक्शन की वैल्यू से ही कंप्लीट करना है। यहाँ पर सबसे पहले एक आंसर नाम का वेरिएबल मिनिमम वैल्यू से इनिशियलाइज किए हैं और मैक्स और एक मिन इंटीजर मैक्स को हमने मिनिमम वैल्यू से और मिनी को मैक्सिमम वैल्यू से इनिशियलाइज किया है। और उसके बाद हम एक फॉर लूप रन किया है जो कि 0 से n तक रन करेगा और हम मैक्सिमम वैल्यू को अपडेट करेंगे इस मैक्स से और एरे ऑफ आई माइनस आई से, क्योंकि जो जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें हमें ए ऑफ आई माइनस आई को ही हमें मैक्सिमाइज करना है। इसीलिए हम यहाँ पर ए ऑफ आई माइनस आई और मैक्स जो वैल्यू है उनमें मैक्सिमम वैल्यू को कंसीडर किया है। और सिमिलरली मिन वैल्यू जो कि एरे ऑफ आई प्लस आई में हमें मिनिमाइज करना है, तो इन दोनों का मिनिमम वैल्यू हम मिन में स्टोर किया है। और उसके बाद ith इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा इंडेक्स क्या होगा उसे सेलेक्ट किया है, जो कि पहले इक्वेशन के लिए हमारा जो मैक्स है उसमें हम माइनस करेंगे एरे ऑफ आई माइनस आई, वो हमारा इस फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू होगा। और इस सेकेंड इक्वेशन का वैल्यू d1 है जो कि एरे ऑफ आई प्लस आई माइनस मीन अब तक का मिनिमम वैल्यू जो मिन में स्टोर है। और इन दोनों का मैक्सिमम ही हमारा इस इंडेक्स का मैक्स डिस्टेंस होगा जो कि मैथ डॉट मैक्स ऑफ v1 v2 से आ जाएगा। और आंसर में इसके मैक्सिमम वैल्यू से कंपेयर कर ले और जो मैक्सिमम होगा उसे आंसर में स्टोर कर लेंगे और इससे हमारा आंसर मैक्सिमम वैल्यू स्टोर हो जाएगा और लास्ट में आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब हम चलते हैं C++ कोड डिस्कस करेंगे। C++ कोड भी आप यहाँ पर देख सकते हैं सिमिलर वेज में लिखा गया है। यहाँ पर भी हमने 3 वेरिएबल इनिशियलाइज किया है और उसके बाद ये फॉर लूप रन किए हैं और उसके अंदर हर एक इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा दोनों इक्वेशन है उसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड किया है और इस दोनों के मैक्सिमम को हम कंपेयर करेंगे आंसर से और जो मैक्सिमम होगा उसे आंसर में रखेंगे और लास्ट में इसी आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो इस लैंग्वेज में भी इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया इस लैंग्वेज में भी। अब यहाँ पर यदि हम इस कोड का कम्प्लेक्सिटी समझना चाहे तो यहाँ देख सकते हैं सिर्फ हमने ये फॉर लूप n टाइम रन किया है तो टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारा बिग ऑफ n होगा। और स्पेस आप यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ हमने ये 3 वेरिएबल स्टोर किया है और इस फॉर लूप के अंदर 2 वेरिएबल स्टोर किए हैं। तो ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी स्पेस का हमारा कांस्टेंट रहा जो कि बिग ऑफ 1 होगा। लेकिन हमारे एक व्यूअर को आज से कुछ दिन पहले प्रॉब्लम हुआ था कि इस फॉर लूप के अंदर कोई भी वेरिएबल हम स्टोर करते हैं तो वहां पर बिग ऑफ n टाइम स्टोरेज होगा। हम क्रिएट करेंगे बिग ऑफ n वेरिएबल तो बिग ऑफ n टाइम स्टोरेज होगा। तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि आप जानते हैं यदि जावा का कोड देखेंगे तो उसमें हम जानते हैं कि गार्बेज कलेक्शन किया जाता है और वो उस वैल्यू को कलेक्ट करता है जो कि अनयूज्ड वैल्यू है। मतलब हम जिस टाइम इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं उस टाइम के बाद हम इसे फिर कभी यूज ही नहीं करेंगे। मतलब गार्बेज कलेक्शन हो जाएगा, मतलब वो वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
तो ओवरऑल तो हमारा 2 ही वेरिएबल स्टोरेज रहा, तो इसीलिए कांस्टेंट कह सकते हैं हम। यदि इस बातों को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो यदि इसको आप इनिशियली फॉर लूप के स्टार्ट होने से पहले ही इनिशियलाइज कर लेते, पहले v1 v2 को, और उसके बाद यहाँ पर वैल्यू असाइन करते, तब तो आप कह सकते थे ना कि हाँ कांस्टेंट ही रहा। तो इस बातों से भी आप समझ सकते हैं। तो आई होप आपको ये भी डाउट क्लियर हुआ होगा और इस प्रॉब्लम के लिए लॉजिक और कोड समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।